हेलो दोस्तों, वेलकम टू धाकड़ साइंस क्लासेज। राम राम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। तो साथियों, मैं आज आपके सामने साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज नंबर 4 लेकर आया हूं, जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। साथियों ध्यान देना, ये जो प्रश्न है ना, इसकी विशेषता क्या है। मैं आपके सामने जो रोजाना 30% लेके आ रहा हूँ ना, अब तक मैं 3 तो लेके आ चुका हूँ। चौथा प्रश्न, चौथी टेस्ट सीरीज आपके सामने आ चुकी है। इससे पहले हम 3 टेस्ट सीरीज सोल्व कर चुके हैं। इनकी विशेषता क्या है, यूट्यूब पर आपको बहुत सी क्या मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आपको बहुत से प्रिंट नोट्स मिल जाएंगे, प्रश्न लिखे हुए, या आपको कोई बहुत सी ऐसी टेक्स्ट बुक मिल जाएगी जिसे आप क्या कर सकते हो, अच्छे से तैयारी कर सकते हो। मतलब कि उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न ले रखे। लेकिन हमारी इस टेस्ट सीरीज की विशेषता क्या है, इसकी विशेषता ये है साथियों कि हम जो है ना, पहले रीड के पेपर उठाते हैं और फिर उनसे जो ज़्यादा बार प्रश्न जो आ रहा है ना, उस टॉपिक को लेते हैं और उस टॉपिक से प्रश्न बना के आपके सामने पेश करते हैं। हमारी ये विशेषता है साथियों। आप पहले 30% को देखना, और आप पहले देखना कि आपको नए प्रश्न लगते हैं तो ही आप हमारी बात पर विश्वास करना, वरना आप बिना देखे विश्वास मत करना। मैं तो आप खुद बोल रहा हूँ, देखो 30% देखना, और 30% में से आपको लगता है कि हाँ वास्तव में यूनिक प्रश्न है, तभी विश्वास करना, वरना हमारी बात पर विश्वास मत करना। पहले आप देखना, फिर इसके बाद में विश्वास करना। तो साथियों चलिए स्टार्ट करेंगे। इससे पहले साथियों मैं बता दूं कि यदि आपको वास्तव में नए प्रश्न लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करोगे। जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, उनको आप शेयर करके जरूर बताओगे कि धाकड़ साइंस क्लासेज ने क्या है, मनोविज्ञान की बहुत ही अद्भुत टेस्ट सीरीज लेके आता है रोज। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है आपके सामने, पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न है आपके सामने अद्भुत प्रश्न आया होगा। पहली बात तो ये, पहला प्रश्न है आपके सामने क्या आया होगा, अद्भुत प्रश्न आया होगा। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए। पहला प्रश्न जो कह रहा है, ये कहना चाहते हैं, देखो मानव संस्कार, साथियों ध्यान देना, मानव के जो संस्कार होते हैं, मानव संस्कार अथवा समता परिवर्तन, मतलब मानव संस्कार को हम इस नाम से भी जान सकते हैं, मानव संस्कार अथवा समता परिवर्तन जो धारण किया जाता है। साथियों बिल्कुल सीधी सीधे वो प्रश्न की लैंग्वेज है कि मानव के जो संस्कार होते हैं वो क्या धारण किए जाते हैं, प्राप्त कितु किए जाते हैं। और समता जो है ना, समता भी क्या होती है, समता परिवर्तन में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या कहना चाहता है देखो प्रश्न, तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है। ये कथन किसका है। साथ में एक कथन दिया था, मनोविज्ञान, एक मनोवैज्ञानिक है जिनने एक कथन दिए थे। यहाँ पे 4 मनोवैज्ञानिक दे रखे, उनमें देखो ये संस्कार की बात कर रहा है कि संस्कार जो धारण किए जाते हैं, बिल्कुल संस्कार धारण किए जाते हैं, वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ऊपर ही आरोपित नहीं होते। बिल्कुल ये भी सही है कि जो आप संस्कार धारण कर रहे हो ना, ये वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर धारण, आप उनको आरोपित नहीं कर सकते हो। तो ये कथन किसका है साथियों, आपको ये बताना है। तो जल्दी से मुझे बताइए ये कथन किसका है। तो साथियों ये कथन जो है ना, ये हमारे गेने साहब ने दिया था। गेने साहब ने क्या कहा था, गेने साहब ने ये बात कही थी कि जो मानव के संस्कार होते हैं या समता परिवर्तन जो मानव धारण करता है ना, वो आप वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर आरोपित नहीं कर सकते हो। मतलब कि जो बालक की वृद्धि कैसे हो रही है और उसमें संस्कार कैसे, इनको एक दूसरे से आप नहीं जोड़ सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गेना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश से देखो, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है। क्या कहना चाहता है अगला प्रश्न, देखो ध्यान से देखना। और साथ ही यहाँ पे जो लिखे रहेंगे ना, इसके 1 2 3 4 ऐसे इसके आंसर लिखे रहेंगे, आप देख लेना नीचे सबके आंसर, करेक्ट आंसर यहाँ पे लिखे रहेंगे इसके। तो देखो अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे। अगला प्रश्न जो है, ये प्रश्न आ चुका है आपके सामने। इसका एक ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो मैं एक ऑप्शन दिखा दूँ आपको। देखो क्या कहना चाहता है ये प्रश्न आपसे, देखो ये ऑप्शन दिख गया आपको, ये ऑप्शन दिख गया। अब आप बताइए मुझे, ये आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाला, मतलब कि जिसकी बुद्धि लब्धि बहुत ज़्यादा है वाले बच्चे में भी उच्च होते हैं। क्या होता है साथियों ध्यान देना, कि जो बच्चा, जिस बच्चे की आईक्यू जो है ना, आईक्यू बुद्धि लब्धि आईक्यू ज़्यादा है, उस बच्चे में अध्ययन करने की क्षमता ज़्यादा होगी, सृजनशीलता ज़्यादा होगी, विश्लेषण करना ज़्यादा होगा, अच्छे अंक प्राप्त। तो साथियों ध्यान देना, जिस बालक की आईक्यू यानी कि बुद्धि लब्धि ज़्यादा है, वो अच्छा अध्ययन कर लेगा, वो विश्लेषण लेगा, अच्छे अंक प्राप्त कर लेगा। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जो उच्च बुद्धि लब्धि वाला बालक है ना, उसकी सृजनशीलता भी उच्च हो, ये आवश्यक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सृजनशीलता। सृजनशीलता क्या होगी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे बच्चे में सृजनशीलता भी उच्च हो, ये आवश्यक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सृजनशीलता। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने फिर से पेश है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न आप कर भी लोगे आराम से, मेरे को पूरा विश्वास है ये प्रश्न आप आराम से कर लोगे।
क्रोध व भय के प्रकार है, मतलब क्रोध व भय प्रकार है, किसके प्रकार है ये? तो आप जल्दी से बताइए मुझे किसके प्रकार है ये। तो ये क्रोध और भय जो है ना, ये संवेग के प्रकार हैं। किसके प्रकार है? संवेग। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भय और ध्यान रखना साथियों, क्रोध जो होता है ना, हमें ये क्रोध हमें मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से देखा जाए तो 8-9 वर्ष की आयु में उत्पन्न होने वाला संवेग है। और भय जो होता है ना साथियों, ये भय जो है ना, हमें जन्म के बाद उत्तेजना उत्तेजना पैदा होती है, और उत्तेजना के बाद जो होता है ना, भय पैदा होता है। तो ध्यान देना, ये भी पूछा जाता है ऐसे प्रश्न की, क्रोध रूपी संवेग कब पैदा होता है? तो 8-9 वर्ष की आयु में बालक में क्रोध रूपी संवेग पैदा हो जाता है। और भय कब होता है? तो भय तो उत्तेजना पहला संवेग होता है, दूसरा जो होता है ना वो भय होता है। तो अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न क्या है? देखो अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने पेश है अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है? देखो, शारीरिक गति शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी होगी? मतलब ये कहना चाहता है, देखो शारीरिक गति, ऐसे ऐसे बालक जिनकी बुद्धि में शारीरिक गति पाई जाती है, ऐसे बच्चे क्या बनेंगे? तो आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। तो साथियों, ऐसे बच्चे जो है ना, ध्यान रखना क्या बनेंगे ये बच्चे बनेंगे शल्य चिकित्सक बनेंगे। देखो खुद सोचो ना आप, बुद्धि किसकी है? शारीरिक गति की। बताओ कवि बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, क्योंकि कवि तो जो शब्दों की बुद्धि रखता है वो बनेगा। तो राजनेता क्या, जो सामाजिक बुद्धि रखता है वो बनेगा। पाचन जो अच्छा बोलने की सांकेतिक भाषाई बुद्धि होती है वो बनेगा। तो ये क्या बनेगा? शल्य चिकित्सक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 को जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। देखो अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। प्रश्न क्या कहना चाहता है कि देखो, एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। वह सबसे कहता है मैं अध्यापक बनना नहीं चाहता हूँ। ये उदाहरण है। जल्दी से साथियों इसका मेरे को उत्तर दे दीजिए। मैं मान जाऊंगा कि आप रीट की तैयारी कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न अक्सर रीट में आते रहते हैं। जल्दी से मुझे बताइए किसका उदाहरण है इन चारों में से? जल्दी से बताइए, अभी तक आंसर नहीं आया किसी का। तो बिल्कुल बिल्कुल आपका आंसर सही है, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही है इनका आंसर। ध्यान देना साथियों, ये किसका उदाहरण है? ये जो हमारा उदाहरण है ना, ये उदाहरण है हमारे किसका? युक्तिकरण का। किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, युक्तिकरण। अब आप सोच रहे होंगे कि युक्तिकरण होता क्या है? साथियों युक्तिकरण का दूसरा नाम है औचित्य स्थापन। युक्तिकरण का दूसरा नाम क्या है? औचित्य स्थापन। और ये औचित्य स्थापन क्या होता है साथियों? औचित्य स्थापन ये होता है कि अगर हम किसी काम को करना चाहिए और उस काम में हम देखते हैं वो काम कर तो रहे हैं हम, लेकिन उसमें हमारा मान सम्मान सब गिर रहा है, मतलब हमें लग रहा है कि मान सम्मान सारा गिर रहा है। तो हम क्या करेंगे फिर? उस काम में क्या कर देंगे? उस काम में खोड़ निकाल देंगे, मतलब काम में समस्या निकाल देंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए 2-4 उदाहरण बताता हूँ मैं। देखो प्रश्न इससे कैसे आ सकता है? जब कोई लड़का किसी लड़की देखने जाता है और वापस घर आके अब उसके दोस्त पूछते क्या हुआ भाई, सगाई हो गई? तो वो कहता है कि नहीं यार, वो जॉब करना चाहती है और मैं क्या उसको जॉब नहीं करवाना चाहता हूँ। जबकि वो देखो लड़की देखने गया और लड़की वालों ने साफ मना कर दिया कि नहीं, आपका लड़का कुछ कमाता उमाता नहीं है और कुछ करता नहीं है, इसलिए हम ये सगाई नहीं करेंगे। लेकिन वो आके अपने दोस्तों से क्या बोलता है कि नहीं यार, तेरी भाभी जो है ना क्या करती है, वो नौकरी करना चाहती है और मैं नौकरी नहीं करवाना चाहता, इसलिए वो क्या करती करेगी, इसलिए हमारी सगाई कैंसिल हो गई। तो ये क्या हो गया साथियों? ध्यान रखना, उस काम में क्या कर दिया उसने? खोड़ निकाल दी, मतलब काम में समस्या निकाल दी। जैसे लोमड़ी के खट्टे अंगूर, ये ध्यान देना, ये आ सकता है प्रश्न। लोमड़ी के खट्टे अंगूर, लोमड़ी है, लोमड़ी के खट्टे अंगूर। अब लोमड़ी क्या अंगूर नहीं खा सकती, तो वो क्या करती है? वो बोलती है कि अंगूर तो बहुत खट्टा है। जैसे कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाचना तो आता नहीं और आंगन पर निकाल रहे हैं। ये सब किसके उदाहरण है साथियों? ये सब किसके उदाहरण है? ये सब हैं जो हमारे युक्तिकरण के उदाहरण है। युक्तिकरण की जगह आपको औचित्य स्थापन भी मिल जाता ना, तो भी उसका ये उदाहरण होगा। देखो यही तो है ना कि आप बीएड फर्स्ट प्रवेश परीक्षा में आप सफल ही नहीं हो रहे और बोल रहे मेरे को शिक्षक नहीं बनना है, तो क्या हो जाएगा? ये युक्तिकरण या औचित्यकरण। अब आपके मन में प्रश्न आ रहे होंगे कि गुरु जी ये क्या है फिर? तो ध्यान देना, ये क्या है? उदात्तीकरण क्या होता है साथियों? उदात्तीकरण जो होता है ना, या इसका दूसरा नाम होता है शोधन मार्गतीकरण। शोधन मार्गतीकरण क्या होता है साथियों? देखो ध्यान देना, कोई भी नई चीज़ जो होती है ना, पहले नहीं होती थी और अब वो हो रही, तो क्या हो जाती है? वो उदात्तीकरण हो जाती है। जैसे कि पहले हमारे समाज में अंतर जातीय विवाह बहुत कम हुआ करते थे, अंतर जातीय विवाह नहीं हुआ करते थे। तो साथियों अब क्या हुआ है कि अब अंतर जातीय विवाह होने लगा है। जैसे कि कोई मान लेते हैं कोई धाकड़ है, तो वो किसी दूसरी समाज से शादी कर लेगा, तो इससे बोलते हैं हम अंतर जातीय विवाह। पहले नहीं होता था, पहले धाकड़ को धाकड़ से विवाह करना होता था, जैन को जैन से विवाह करना होता था,
कंजर को कंजर से विवाह करना होता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो इससे क्या बोलते हैं साथियों, उदात्तीकरण, या इसको बोलते हैं हम क्या, शोधन मार्गतीकरण, मतलब अपने शोध कर ले। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि तो फिर गुरुजी ये प्रक्षेपण क्या है। प्रक्षेपण का मतलब होता है साथियों अपनी गलती दूसरे पर थोप देना। जैसे कि मान लो कि पढ़ तो आप नहीं रहे हो और आपका रीट में सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, तो फिर आप बोलोगे कि नहीं हमारे टीचर ने नहीं पढ़ाया, या फिर किसी तो ये होता है। और साथियों ध्यान देना, ये तादात्म्यकरण से मैंने बता दिया आपको। तादात्म्यकरण का मतलब होता है साथियों, हम किसी कार्य में बार बार असफल हो जाते हैं तो हम क्या उस कार्य में असफल हुए व्यक्ति से तुलना करने लगे थे। जैसे कि कोई बालक 10वीं में फेल हो जाता है तो वो कहता है कि नहीं सचिन तेंदुलकर भी 10वीं में फेल हुआ था और इतना बड़ा क्रिकेटर बन गया। तो ये किसका ये उदाहरण है, तादात्म्यकरण का। तो अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है, देखो अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक हैं, मतलब अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक हैं कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। तो ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर होगा सामवेगिक नियंत्रण। अगर किसी मतलब व्यक्ति है उसका सामवेगिक नियंत्रण, संवेग का नियंत्रण जो है ना वो अगर बिल्कुल सही है तो बालक क्या है, मानसिक रूप से स्वस्थ है। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखो अगला प्रश्न ऐसे प्रश्न कहीं बार आ चुके हैं इसलिए मेरे को बार बार ये प्रश्न लेने पड़ रहे हैं। ये प्रश्न कहीं बार आ चुका है साथियों, इसलिए मैं ऐसे प्रश्न को लेता हूँ। देखो क्या कहना चाहता है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से की कमी से संबंधित है। डिसलेक्सिया साथियों जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो डिसलेक्सिया जो है ना ये पढ़ने, ध्यान देना, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने की समस्या से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पढ़ने से, रीडिंग से। तो अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न पे आपके सामने आ चुका है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहना चाहता है प्रश्न, पहले इसका थोड़ा मैं जूम कर दूँ। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पढ़ा हुआ होगा आपने पढ़ा हुआ होगा आराम से। बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, ये निम्न से ये नियम से पुष्टि होती है, मतलब किसकी पुष्टि होती है, इस नियम से किसकी पुष्टि होती है। यहाँ पे नियम है साथियों, ध्यान देना, बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, किस नियम से इसकी पुष्टि होती है। तो मुझे बताइए किस नियम से इसकी पुष्टि होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या कहता है साथियों, अभ्यास का नियम ये कहता है कि बार बार दोहराने से अधिगम बढ़ता है। अभ्यास का नियम किसने दिया था, अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। तो और अनुकरण, अनुकरण का नियम ये कहता है साथियों, ध्यान रखना, अनुकरण से आप भाषा का विकास कर सकते हो। दोहराने का नियम ये कहता है कि किसी चीज़ को आप दोहराओ बार बार तो लगभग ये दोहराना और ये एक जैसे ही है, भाई भाई हैं ये। और प्रयास का नियम होता है कि किसी कार्य को बार बार अगर आप असफल हो रहे तो लगातार प्रयास करते रहो, आपको सफलता मिलेगी। तो अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न क्या कहना चाहते हैं, देखो अगला प्रश्न आपके सामने पेश हो चुका है। तत्परता का नियम किसने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न रीड में आया हुआ है। तत्परता का नियम किसने दिया था, तो जल्दी से मुझे बताइए तत्परता का नियम किसने दिया था। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तत्परता का जो नियम है, तत्परता का नियम हमारे थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। किसने दिया था, थॉर्नडाइक साहब ने। तो थॉर्नडाइक साहब ने तत्परता का नियम में क्या बताया था, तो थॉर्नडाइक साहब ने तत्परता के नियम में ये बताया था कि यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से पहले से तैयार है और फिर उसको कोई कार्य दिया जाए तो उस कार्य में वो क्या रुचि के साथ उस कार्य को करेगा और निश्चित तौर पर उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। तो अब आप सोच रहे हैं कि साहब ये पावलोव कौन है, तो पावलोव साहब जो है ना, पावलोव साहब ने क्या दिया था, ध्यान देना, पावलोव साहब जो है ना इन्होंने दिया था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। साथियों फिर से सुन लीजिए क्या है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था। और अब आप सोच रहे होंगे ये एबिंगास ये कौन है साहब। तो एबिंगास जो है ना ये सुकरात के समर्थक हैं। इन्होंने ये बात बताई थी कि सुकरात ने पाँचवीं ईसा पूर्व ही बता दिया था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। ये बात किसने कही थी, एबिंगास ने कही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि स्किनर कौन है, तो स्किनर जो है ना इन्होंने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था, ये स्किनर साहब ने दिया था। थॉर्नडाइक ने, ध्यान देना, थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियम दिए थे। प्रश्न कई बार ऐसे आ चुका है कि अधिगम के नियम किसने दिए थे, तो अधिगम के नियम थॉर्नडाइक साहब ने दिए थे। इन्होंने कितने नियम दिए थे, तो इन्होंने, ध्यान देना, 8 नियम दिए थे। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है, देखो क्या कहना चाहता है अगला प्रश्न। साथियों ऐसा प्रश्न आपने देखा है पिछली बार, और ये प्रश्न मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी पिछली जो 3 टेस्ट सीरीज है उसको आपने कितने आनंद के साथ देखा, कितना एंजॉय किया, इसलिए ये प्रश्न मैंने रिपीट किया। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक है। साथियों ध्यान देना, प्रवर्तक पूछ ले, प्रतिपादक पूछ ले, जन्मदाता पूछ ले, जनक पूछ ले, फादर पूछ ले, ये एक ही नाम है सब। तो ध्यान देना, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत किसने दिया, मुझे जल्दी से बताइए। तो साथियों ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा ये होगा सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने साथियों मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत में
क्या बात बताई थी? तो उन्होंने ये बात बताई थी कि हमारे मन जो होते हैं ना, 3 होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? देखो, वो होता है अर्धचेतन, चेतन, अचेतन। साथियों ध्यान देना, इन्होंने बर्फ के टुकड़े की तुलना की कि जिस प्रकार बर्फ का टुकड़ा थोड़ा-सा बाहर होता है और अधिकांश अंदर होता है, उसी प्रकार हमारे सोचने की क्षमता भी होती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि साहब ये साइमन बिने ने क्या दिया? तो साइमन बिने ने बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत दिया था। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? साइमन बिने ने। ओलपोर्ट, ये ओलपोर्ट क्या है? तो ओलपोर्ट भी ध्यान देना, इन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी परिभाषा दी। इन्होंने अभिप्रेरणा की परिभाषा दी थी। और आरबी केटल ने क्या दी थी? केटल ने क्या दिया था? तो साथियों ध्यान देना, आरबी केटल ने क्या दी थी? हमारे इस केटल ने प्रश्नावली विधि दी थी। तो अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न क्या है? देखो, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है वापस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहना चाहता है? उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं। तो साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए मुझे इसका आंसर। तो उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को अधिगम कहते हैं। ध्यान देना, ये अधिगम की परिभाषा है कि उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को अधिगम कहते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है और ये तो मैंने बता भी चुका हूँ। मनोविज्ञान का जब क्रैश कोर्स कराया ना, तो इसके बारे में तो मैंने बहुत बारीकी से डिस्कशन किया आपसे। व्यवहारवादी विचारक हैं। व्यवहारवादी विचारक किसके हैं? व्यवहारवादी विचारक, तो करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जेबी वाटसन। साथियों ध्यान देना, जेबी वाटसन ने 1912 में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें भाग लिया और ये उसमें भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने ये बताया कि व्यवहार एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा ये क्या होता है, जुड़ता जाता है। इन्होंने क्या बताया? व्यवहार एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा क्या करता है, जुड़ता जाता है। ये कभी कम नहीं होने वाली चीज़ है। इसलिए मनोविज्ञान को व्यवहारवादी विचार किसने दिया? हमारे जेबी वाटसन ने दिया। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि साहब ये जीन प्याजे और ये ब्रूनर कौन है? तो ये जीन प्याजे और ब्रूनर, ध्यान देना, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जीन प्याजे और ब्रूनर ने मिलकर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई थी। चलिए, और ये कोलर, ये कौन है? तो ये कोलर, ध्यान देना है, कोलर साहब जो है ना, ये अमेरिका के अलग अलग द्वीपों पर जाकर किशोरावस्था के अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान से पढ़ना है इस प्रश्न को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है आपके सामने। ये प्रश्न आपको साथियों यूनिक लगेगा। देखो, किसने ये मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्माण करती है? मतलब ये मत किसका है कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्माण करती है? किसका है ये? बताइए मुझे आप। तो ये है साथियों, ध्यान देना, हमारे किसका है? वह हार्प का है। ये किसका है? ये वह हार्प का। इन्होंने क्या बात कही थी? इन्होंने ये बात कही थी, वह हार्प ने ये बात कही थी। क्या कही थी? इन्होंने ये बात कही थी कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्माण करती है। अब आप सोच रहे होंगे सिगमंड, ये फ्राइड कौन है? सिगमंड फ्राइड, ध्यान देना, इन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था। अब आप सोच रहे होंगे ये वुंट कौन है? तो साथियों ध्यान देना, वुंट जो है ना, वुंट ने 1879 में लीपजिंग नामक, ये लीपजिंग नामक स्थान जर्मनी में पड़ता है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया? मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की, इसलिए इन्हें मनोविज्ञान का प्रयोगशाला का जनक कहा जाता है। जीन प्याजे कौन है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देने वाले जीन प्याजे है। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लेना, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लेना, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न अक्सर रीड में पूछे जाते हैं। जब बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो पैर की अंगुलियां ऊपर की ओर हो जाती है और फिर आगे की ओर मुड़ जाती हैं। ये नवजात शिशु में हो रही किस प्रकार की परिवर्तन है? यहाँ पे परिवर्तन का उदाहरण है। तो बताइए किस प्रकार का परिवर्तन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है रीट वालों, इसको तो आप गांठ मान लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है रीट के लिए। रीट 2021 में मुलाकात हो सकती है इस प्रश्न से आपकी। मैं क्या बोल रहा हूँ सुन लेना, रीट 2021 में इस प्रश्न की मुलाकात आपसे हो सकती है। तो ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर होगा बेबिंस्की। बेबिंस्की जो है ना, ये इसका परिवर्तन का उदाहरण है, बेबिंस्की। तो अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न क्या है? देखो, ये प्रश्न आ चुका है। अगला अगला प्रश्न क्या है? तो साथियों अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। ये प्रश्न क्या कहना चाहता है? देखो, ये प्रश्न हमसे ये कहना चाहता है कि निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापने की एक निष्पादित मापनी है? मतलब कि जो वेसलर है ना, वेसलर ने बुद्धि मापन का एक सिद्धांत दिया था। वो सिद्धांत क्या है? तो साथियों करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए मुझे। तो साथियों ध्यान देना, यहाँ पे मैं एक चित्र बना रहा हूँ। ये क्या क्या मैंने एक चित्र बना दिया। अब आप देख के मेरे को बता सकते हो कि ये चित्र किसका होगा।
तो साथ ही ध्यान देना एक चित्र किसका होगा, यहाँ पे ये ध्यान देना, ये इसने कपड़े पहन दिए इसको, और ये कपड़े अब आप मेरे को बताओ ये चित्र किसका है। तो वेस्लर ने भी ऐसा ही किया, देखो बुद्धि परीक्षण के लिए इसने क्या किया, बुद्धि परीक्षण के लिए इसने क्या किया, ऐसे चित्र बनाए, और चित्र बना के इस चित्र की पूर्ति करनी रहती है। तो साथ ही आप चित्र की पूर्ति कैसे करोगे, जैसे लिख दोगे ये एक लड़की है, इसके ये बाल है, इसकी आँखें हैं, इसके पैर हैं, ऐसे लिख दोगे, तो इससे आपकी बुद्धि का परीक्षण किया जाएगा फिर। तो वेस्लर की जो बुद्धि मापनी है ना, इसमें किसका निष्पादन, तो ध्यान देना इसमें किसका, चित्र का, चित्र की पूर्ति की जाती है इसमें। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं, अगला प्रश्न आपके सामने पेश है, ये वही प्रश्न है जीन पियाजे का लेकर। तो देखो क्या करना चाहता है ये, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है क्या है, जल्दी से बताइए मुझे। तो साथियों ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ये मूर्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को बता रहा है। देखो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल क्या होता है, ये काल जो होता है ना 7 वर्ष से लेकर बालक 11 वर्ष का होता है, तो इस काल को कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक काल। साथियों इस काल की विशेषता क्या होती है, इस अवस्था की विशेषता ये होती है कि इसको हम वैचारिक काल भी कहते हैं। ये प्रश्न कहीं बार पूछा हुआ है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में वैचारिक काल किस अवस्था को कहा गया है। तो वैचारिक काल जो है ना 7 से 11 वर्ष की अवस्था को कहा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फिर जन्म से 24 माह ये क्या है, तो इस अवस्था को हम कहते हैं, ध्यान देना साथियों, संवेदी इंद्रिय या गामक अवस्था। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 से 7 वर्ष ये क्या है, तो इसे कहते हैं हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आप सोच रहे होंगे 11 वर्ष, इसे कहते हैं हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं, अगला प्रश्न आपके सामने पेश है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट ही है। देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है आपके सामने। तो ये क्या कहना चाहता है, भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की थी, मतलब भाषा की जो सापेक्षता, ये कल्पना जो है ना, ये किसने दी थी, ये किसने दी थी, तो बताइए आप मुझे किसने दी थी। ये प्रश्न यूनिक प्रश्न है आपके सामने। तो ये जो प्रश्न है ना हमारे, ये दी थी हमारे वहार्प ने। वहार्प ने क्या बात कही थी, वहार्प ने ये बात कही थी कि भाषा की सापेक्षता एक कल्पना है, कल्पना है। ये किसने कही, भाषा की, भाई भाषा को हम किसी के सापेक्ष मान रहे हैं ना, ये क्या है, एक हमारी कल्पना है और कुछ भी नहीं है, ये वहार्प ने ये बात कही थी। तो अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं, अगला प्रश्न आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है साथियों। तो इसको देखिए, आप इसका उत्तर बताइए मुझे क्या है इसका उत्तर। देखो ये बोल रहा है कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में, हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया, बताइए कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया। तो ध्यान देना साथियों, 12 से लेकर यानी 16 अवस्था के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर एस जलोटा जो है ना, इन्होंने कौन सा परीक्षण दिया था, तो इन्होंने जो दिया था ना साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण दिया था। कौन सा परीक्षण दिया था, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण दिया था। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ, अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। ये प्रश्न क्या कहना चाहता है, देखो बुद्धि के बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो जल्दी से बताइए मुझे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा स्पीयरमैन ने। ध्यान देना, बुद्धि का बहुखंड जो सिद्धांत है ना, ये थॉर्नडाइक ने दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिद्धांत कैसे दिया था, तो इनने बताया था, देखो जी कारक जो होता है ना, ये बीच में होता है और एस कारक इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। ये बात किसने बताई थी, ये स्पीयरमैन ने बताई थी। क्या बताई थी, ये 2 कारक है देखो यहाँ पे, एक तो कौन सा कारक, जी कारक है, दूसरा कारक कौन सा है, दूसरा कारक एस कारक है। तो ये एस कारक और जी कारक जो होते हैं ना, ये द्विकारक, 2 कारक है, इसलिए इसे द्विकारक सिद्धांत दिया, और ये किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ, अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। अगला प्रश्न क्या कहना चाहते हैं, देखो अगला प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता, ध्यान देना, सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रीट और सीटेट वालों दोनों गांठ बांध लेना इसकी। तो इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता, सृजन शास्त्र के जनक, सृजन शास्त्र के प्रतिपादक, इनसे जुड़ता है, ऐसे प्रश्न आएगा देखो। तो बताइए मुझे करेक्ट आंसर। तो साथ ही इसका करेक्ट आंसर होगा, बताइए जल्दी से, गाल्टन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गाल्टन। गाल्टन जो है, इनको क्या किया जाता है, सृजन शास्त्र का पिता कहा जाता है। ध्यान देना साथियों, क्रो एंड क्रो ने एक बात कही थी, क्रो एंड क्रो ने कही थी कि 20वीं सदी बालकों की सदी, किसने कही थी, तो क्रो एंड क्रो ने कही थी। क्या कहा था क्रो एंड क्रो ने, 20वीं सदी को बालकों की सदी कहा गया है। अब ध्यान देना साथियों, वुडवर्थ, ये वुडवर्थ है, ये कौन है, तो ये वुडवर्थ एक मनोवैज्ञानिक है। ये रोज कौन है, रोज ने क्या बात की थी, रोज ने बात कही थी कि वातावरण जो है ना, बाह्य शक्तियाँ हैं, वातावरण क्या है, बाह्य शक्तियाँ हैं। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं, अगला प्रश्न आपके सामने पेश है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न आपसे क्या कहना चाहता है, अगला प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि
ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? तो ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक प्रश्न है आपके सामने। किसने की? करेक्ट आंसर बताइए मुझे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा जल्दी से बताइए मुझे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रेसमर ने। क्रेसमर ने क्या किया? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्ति के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं मैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है साथियों। अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है? देखो, ये प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया कथन किसका है? ऐसे प्रश्न रीट में बहुत पूछे जाते हैं साथियों, इसलिए मैं ऐसे प्रश्नों को ले रहा हूँ ताकि मैं आपको इतना स्ट्रोंग कर दूं ना साथियों कि रीट का पेपर होने के बाद आप मेरे को अवश्य याद करोगे। देखो, ये बात तो मैं आपको 100 में से 100% बोल दूं कि री अगर आप मेरी टेस्ट सीरीज को बहुत ही मन लगाकर देख रहे हो और इन प्रश्नों को कहीं सेव कर रहे हो, या आप अपना आपने हमारे टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कर लिया जिससे आप हमारे इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, तो ये निश्चित तौर पर आपको मैं बोल दूं कि रीट के एग्जाम के बाद आप मेरे को अवश्य याद करोगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से मुझे बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ने क्या बात बोली थी? क्रो एंड क्रो ने ये बात बोली थी, सृजनशीलता मतलब सृजनात्मकता मौलिक परिणामों की अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो अगले प्रश्न की ओर चलता हूं मैं। अगला प्रश्न क्या है? देखो, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? साथियों, इसका तो आप सब उत्तर दे दोगे, मेरे को लग ही रहा है कि आप सब उत्तर दे दोगे इसका, तो जल्दी से बताइए। तो ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा आप बताइए। तो शेषवा अवस्था में जो बालक बताओ पालने में सो रहा, वो बताओ विद्रोह करने चला जाएगा क्या उठ के? कपड़े दूसरे चेंज करे, नहला रहे दूसरे, खाना दूसरा खिला रहा है, ये कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। ध्यान देना, बाल्य अवस्था में बालक को खेलने के आगे टाइम नहीं मिलता, वो खेल खेलता रहता है, तो ये भी नहीं आ सकता। पूर्व अवस्था की बात करते हैं। देखो, पूर्व किशोरावस्था में क्या हो सकता है? पूर्व किशोरावस्था और मध्य किशोरावस्था। तो ध्यान देना, पूर्व किशोरावस्था का मतलब होता है बालक 11-12 वर्ष से लेकर 13 वर्ष की आयु में। बताओ, 13 वर्ष की आयु में तो बालक को हवा ही नहीं लगती, वो विद्रोह क्या करेगा? विद्रोह जो करता है ना बालक मध्य किशोरावस्था में, यानी कि 13 से 17 वर्ष की आयु जो होती है ना, इस अवस्था में बालक क्या करता है साथ में? विद्रोह करता है। विद्रोह की भावना उसमें मतलब उस ये प्रकृति प्रदत्त है, स्वाभाविक है कि विद्रोह की भावना करेगा ही करेगा वो। तो अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे? 24वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभिप्रेरणा को लेकर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, क्या कहना चाहता है आपसे? अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण होता है ना, किससे होता है? करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथी जन्मजात और अर्जित। अभिप्रेरणा जो है ना, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण जो होता है ना, ये वर्गीकरण होता है जन्मजात और अर्जित दोनों से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहले को जाएगा। अब मैं अगला प्रश्न आपके सामने लेकर आता हूँ। अगला प्रश्न क्या है? देखो, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने। देखो, क्या कहना चाहता है ये प्रश्न आपसे? ये कहना चाहता है कि साहब आप ये बताइए कि विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है। मतलब एक पलायन का मतलब होता है साथियों, ध्यान रखना, छोड़ के भाग जाना। पलायन का मतलब जिसको पता नहीं है ना, उसका मतलब ये होता है विद्यालय छोड़ के भागने वाला। आधी छुट्टी में जो बच्चे होते हैं ना, वो भागते थे ना, वही वाले बच्चों की बात कर रहा है ये। विद्यालय से पलायन करने वाले बालकों के अध्ययन की, तो ध्यान देना, इनके अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? तो इनके अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि जो होगी, आप मुझे बताइए कौन सी होगी? केस स्टडी विधि। प्रश्नावली विधि किसने दी थी? प्रश्नावली विधि वुडवर्थ ने दी थी। और ये सर्वेक्षण विधि तो आप भ्रमण के लिए कहीं गांव में जाओ उसके लिए होती है। प्रयोगात्मक विधि जो होती है ना, प्रयोगात्मक विधि किसी भी साइंस के विज्ञान के प्रयोग करने के लिए काम में आती है। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कहना चाहता है? देखो, अगला प्रश्न जो है ना आपसे ये कहना चाहता है कि साहब आप ये बताइए कि संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों पुस्तक के लेखक हैं? साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, इतनी बार इंपॉर्टेंट लगा लेना जितनी बार लगा, और स्क्रीनशॉट लेना इसका तो स्पेशल। तो ध्यान देना, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? ये पुस्तक किसने लिखी थी? इस पुस्तक के लेखक कौन है? मुझे जल्दी से बताइए आप। तो ध्यान देना साथियों, इसके लेखक कौन है? जल्दी से बताइए मुझे आप। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे के आंसर सही आ रहे हैं। ध्यान देना साथियों, ये जो पुस्तक लिखने वाले हैं ना, ये जो है ना हमारी संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण है। ये जो पुस्तक लिखने वाले हैं, मनोवैज्ञानिक का नाम है गोलमैन, डेनियल गोलमैन है। डेनियल गोलमैन ने ये बात कही थी। डेनियल देखो गोलमैन ने क्या बात कही थी? ये बात कही थी कि संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण होती है। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। देखो, ये प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे? ये प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है साथियों, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक है। मतलब एक बालक है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो बताइए मुझे कौन कौन से हैं जल्दी से। तो ध्यान देना, देखो, वंशानुक्रम का प्रभाव,
परिवार का विघटन और शारीरिक दोष उक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा, देखो वंशानुक्रम का मतलब होता है कि आपकी जीन में, मतलब आपके जो वंश का क्रम है वो क्या है, वो बिल्कुल मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। परिवार का विघटन का मतलब होता है साथ ही परिवार का टूट जाना, जैसे कि संयुक्त परिवार होगा और उसमें कोई बालक पल रहा है तो उसका मानसिक विकास बहुत ज़्यादा होगा, और यदि एकल परिवार है तो एकल परिवार में बालक का विकास बहुत कम होगा। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है, देखो आपसे, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को कराना चाहिए। संवेगों पर नियंत्रित पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए। तो करेक्ट आंसर बताइए मुझे, इसका क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। क्या आ जाएगा, आत्मानुभूति करवानी चाहिए, मतलब संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालक को आत्मानुभूति का अभ्यास करवाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। आज का बहुत ही, अब हम नज़दीक आ चुके हैं, 2 प्रश्न और लास्ट शेष बचे हैं। अब 29वां प्रश्न आ चुका है आपके सामने। क्या कहना चाहता है प्रश्न, जल्दी से बताइए मुझे। देखो क्या कहना चाहता है प्रश्न, शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी होता है। जल्दी से बताइए क्या है। तो साथियों करेक्ट आंसर क्या होगा मुझे बताइए आप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ध्यान देना, शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण हेतु उपयोगी है, वो प्रतिमान है हमारा संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट और फाइनल और एंड और लास्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 30वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लेना। बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव है, मतलब एक बालक नियमित रूप से कक्षा में नहीं आ रहा है और आप उसको क्या नियमित कक्षा में बुलाना चाहते हो, तो इसके लिए क्या उपाय है। तो इसके लिए करेक्ट उपाय है साथियों, ध्यान देना, प्रोत्साहन। आप उसको क्या करो, मोटिवेट करो, या फिर उसको कोई मतलब कोई ऐसा पुरस्कार दो, तो उससे वो बालक क्या होगा, क्लास में आ जाएगा। ध्यान देना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। तो साथियों आज के ये थे 30 प्रश्न हमारे, आपको कैसे लगे आप मुझे अवश्य कमेंट करके बताएंगे। साथियों मैं जो अब तक ये मनोविज्ञान का टेस्ट आपको सोल्व करवा रहा हूँ ना, यदि आप ईमानदारी से इस क्लास को देख रहे हो और इन प्रश्नों को एक एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार रिवीजन कर लोगे, तो ये मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ कि रीट का एग्ज़ाम होने के बाद आप मेरे को अवश्य याद करोगे कि हाँ, धाकड़ साइंस क्लासेज पे जो सर थे, हमारे गुरुजी थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छी तैयारी करवाई। और आप अंतर आत्मा से, अंदर की आत्मा से, अंदर से आवाज़ आएगी आपकी आत्मा से कि हाँ वास्तव में उन गुरुजी से हमारे साथ बहुत अच्छी मेहनत की। साथियों ध्यान देना, एक पर्सन को यहाँ पे सिलेक्ट करने से लगभग 20 मिनट लगते हैं, 15 से 20 मिनट। मैं पूरे दिन भर के लिए आपको केवल एक टेस्ट सीरीज बना पाता हूँ ये। तो मैं पूरी उम्मीद है और आशा है मेरे को कि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे और अपने मित्रों को अधिक, जो रीट की तैयारी करे, सीटेट की तैयारी करे, उनको अधिक से अधिक धाकड़ साइंस क्लासेज को बोलोगे कि इसको सब्सक्राइब करें। और साथियों वीडियो को लाइक करोगे और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करोगे। साथियों पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। भारत, जय भारत माता, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भारत माता साथियों।